हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस विद आभा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स में से एक लेकर के आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का वर्बल मीनिंग क्या होता है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड एक्ट यूज होता है इसका मीनिंग क्या होता है। और हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान बना इसके पीछे क्या कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, कोई हिस्टोरिकल इसका कोई बैकग्राउंड था क्या, और ब्रिटिशर्स जो हमारे देश पर राज करके गए, रूल करके गए, इनके बनाए हुए एक्ट्स, इनके बनाए हुए नियमों ने क्या भारतीय संविधान पर कोई छाप छोड़ी है, क्या भारतीय संविधान किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस किया है, और क्या उस समय के अनुसार और उन भारतीय लोगों के अनुसार वो नियम किस प्रकार के थे, क्या उनके लिए वो अच्छे थे या उनमें कोई खराबी थी, कोई डिसएडवांटेज थे। आज हम ये भी जानेंगे। So without wasting time, let's get started. पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वर्बल मीनिंग को। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है, यानी कि समूह है किसका? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और प्रेसिडेंट्स का। ऐसे प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रेसिडेंट्स का जो क्या करता है, जो हेल्प करता है एक नेशन को, एक स्टेट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने में, एक गवर्नमेंट को गवर्न करने में हेल्प करता है। क्या? स्टेट, नेशन और ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, ये कौन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ये चीज संभव है। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन is supreme law of any country which is made by representative of people of concerning nation। Constitution एक supreme law है, सबसे बड़ा, सर्वोपरि लॉ। इससे बड़ा, इससे एपेक्स लॉ या इससे एपेक्स पावर किसी में भी नहीं है। एक देश में सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कौन बनाता है? ये उस देश की प्रजा के चुने गए लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को सार के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण एवं शासन होता है। बुनियादी नियमों का यह समूह समाज के सदस्यों के बीच विश्वास पैदा करता है। संविधान देश के मूल राजनीतिक ढांचों की रूपरेखा निर्धारित करता है तथा राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निरूपित करता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब यूएसए ने दुनिया में, वर्ल्ड में यूएसए ने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था 1789 में। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटन, यानी कि ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रिटन है, एक अनरिटन है। दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस दुनिया में पाए जाते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस देखते हैं। A written constitution is a document or collection of document in which the basic rules regarding the main organs of institutions are clearly laid down। एक written constitution एक document है या set of document है, legal papers हैं, उनका एक समूह है जो क्या करता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बिल्कुल accurate चीज़ें लिखी होती हैं। क्या चीज़ें लिखी होती हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, पावर, ये सब चीज़ें, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जिस चीज़ में क्लियरली लेड डाउन हो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपके ब्रेन में ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि अरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है तो उसको फॉलो कैसे करते हैं लोग। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वो इवोल्यूशनरी नेचर का है, फ्री डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई रिटन चीज़ उसमें नहीं है, वो इवोल्यूशनरी है। यानी कि अगर हमें देश में कोई नियम या कानून लागू करना है तो हम सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जब लोग उसके यूज टू हो जाते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लेते हैं कि ये नियम है। जैसे कि ब्रिटेन है, अगर आज हम ब्रिटेन में हैं और ब्रिटेन का शासन है यहाँ पर, तो ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनको टैक्सेस में बढ़ोतरी करनी है, तो वो पहले संसद में उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसको लागू कर देंगे। और अगर वो अच्छे से सुचारू रूप से चल जाता है तो वो उसको अपने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लेंगे। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी चीज़ को लागू करने से पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। पहले वो चीज़ लाई जाती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में, साथ ही उस पर डिबेट्स होती हैं, उस पर वोटिंग होती है, और अगर वो बहुमत, अगर वो मेजॉरिटी पाती तभी वो एक्ट बनती है, कानून बनती है, और एक्ट से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएसए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब जो वर्ड एक्ट हम संविधान में यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्ट मतलब सारे नियम और कानून एक्ट होते हैं। तो एक्ट मीन्स
the law that are passed by the parliament or state legislature and which is according to constitution। तो एक्ट क्या है? एक्ट ऐसे नियम और कानून है जिनको पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो पर्टिकुलर स्टेट्स में गवर्नमेंट होती है वो, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों मिल करके अगर कोई नियम या कानून को लाती हैं, लागू करती हैं, पास करके लेके आती हैं, तो उसे एक्ट कहते हैं। ये एक्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होते हैं। इनमें जो भी चीज़ें होती हैं वो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होती हैं, वरना फिर संविधान के अकॉर्डिंग उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये एक्ट होता है। अब जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम था उसने भारतीय संविधान पर, भारतीय रूलिंग सिस्टम पर, इंडियन रूलिंग सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम तक भारत में रूल करके, शासन करके गए हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें भारतीयों ने भी अडॉप्ट करी हैं। तो उनके कुछ प्रोमिनेंट लॉज थे जिनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हैं, जिन लॉज में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उनकी व्यवस्था के बारे में समझ पाते हैं, उनके रूलिंग सिस्टम के बारे में समझ पाते हैं। तो ऐसे बहुत से लॉज हैं और 6 उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इनको चेंज भी किया गया है ईयर बाय ईयर, मगर इनका नेम सेम रखा गया है। तो इनके बारे में सिर्फ पहले इनके नाम समझते हैं, इनके डेट समझते हैं और फिर अगले वीडियोस में हम इनके बारे में सिंगल सिंगल करके जानेंगे, क्योंकि इनकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो 6 एक्ट्स हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919 और 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो भारतीय संविधान के 250 आर्टिकल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स ऐसे ही हैं जो कि सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिए गए हैं। और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जब भारतीयों को इंडिपेंडेंस मिली, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, ये वो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इनके बारे में जानने से पहले हमें एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए कि कैसे इन एक्ट्स को लाया गया, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये एक्ट्स लाने पड़े और क्या इन एक्ट्स से ऐसा हुआ जो कि भारतीयों को लगा कि उनका एक संविधान होना चाहिए, वो भी एक संविधान रख सकते हैं, वो भी एक सरकार को ला सकते हैं और अपने देश को स्वयं ही सुचारू रूप से गवर्न कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। जो ब्रिटिशर्स थे, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है तो हमें ब्रिटिशर्स के आगमन के समय को ही लेकर के चलना होगा। तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए 1600 में। कैसे आए? एक ट्रेडर के तौर पे आए, एक व्यवसायी के तौर पे आए, व्यवसाय करने आए थे। इनको एक चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा कि ये इंडिया जाइए, इंडिया में ट्रेड करिए, वहाँ से रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स बनाइए और दूसरे देशों में बेचिए और थोड़ा प्रॉफिट इंडिया और आप इंडिया को दीजिए और आप भी अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कीजिए, जिससे कि ब्रिटिशर्स को अच्छी वेल्थ वो गेन कर सकें। लेकिन वो आए तो ट्रेडर्स के तौर पे थे, उनका बिल्कुल भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो इंडिया में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन जैसे ही 1765 आया तो ये जो कंपनी ट्रेडर्स की थी ये चेंज हो गई। इसमें क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्टेन कर लिया दीवानी को। दीवानी वर्ड मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले ये जानते कि किस क्षेत्र की दीवानी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई थी। दीवानी क्या होते हैं? ऐसे राइट्स होते हैं जो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पर होते हैं। मतलब उनको राइट मिल गया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। साथ ही वहाँ पर अगर कोई जस्टिस, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ पर जस्टिस देना है तो वो ब्रिटिशर्स के हाथों सॉल्व करा लेंगे। अब ये चीज़ें कैसे हुई? ये ऐसे हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्हें इंडिया की सिचुएशन का पता नहीं था। उनको लगा इंडिया काफ़ी रिच और वेल्दी कंट्री है, इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है जिनका ये यूज़ नहीं कर पा रहा है। मगर जब वो इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ का जो सिचुएशन चल रहा था उसको देखा, उसको एज्यूम किया, उसको समझा, तो ये जान पाए कि इंडिया तो इस समय बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा थे वो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे राज्यों के लिए और अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए। साथ ही लोगों में एजुकेशन नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इंडिया को पावरफुल बना सकती। इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी के तौर पर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन 1857 रिवोल्ट
आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध रिवोल्ट है 1857 का रिवोल्ट। इनकी आंखें खोलने वाला रिवोल्ट बन गया। कैसे? इनको लगा कि इंडियंस में कभी भी एजुकेशन आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको ये मौका देंगे नहीं। मगर 1857 आते आते इनकी आंखें कैसे खुली? जब ये रिवोल्ट हुआ तो इनको समझ में आया कि भारतीयों में से जितने भी भारतीय हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेटेड हैं, जो समझदार हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनमें देश के लिए प्रेम की भावना है, देश को फ्रीडम दिलाने की भावना थी। ये 1857 के रिवोल्ट में पता चला। और सेपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही, सेपॉय का मतलब सिपाही, म्यूटिनी मतलब विद्रोह। जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तब ब्रिटिशर्स को ये अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही खतरे में है, उनका कॉलोनियल सिस्टम बहुत खतरे में है। तब क्या हुआ? ये जब ब्रिटिशर्स यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन तक के बाद पहुंची तो क्वीन एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, वो पैनिक हो गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने डायरेक्ट एक्सेशन इंडिया पर रखना शुरू कर दिया कि हमें कंपनी से रूल डायरेक्ट अब नहीं कराना है, अब हम डायरेक्टली वहाँ से इंडिया को गवर्न करेंगे। और ये तब तक चलता रहा जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, अगस्त 15, 1947। जब इंडिपेंडेंस मिली तब इंडियंस को समझ में आया, तब क्रांतिकारियों को, रिवॉल्यूशनर्स को लगा कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हमें रूल करके जा रहे हैं, इन्होंने इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया है। इंडिया में इस समय कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे हम पावरफुल बन सकें। और लोगों में एक अखंडता का स्वभाव लाने के लिए, यूनिटी का स्वभाव लाने के लिए, साथ ही इंडिपेंडेंस का सही मतलब नियम कानून लागू करना होता है ताकि देश में दोबारा ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो सके। इसलिए उनको लगा कि हाँ, हमें एक संविधान की ज़रूरत है। और ये संविधान की ज़रूरत, पहली बार संविधान बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एक फॉर्म तैयार होना था, उसकी बात एम.एन. रॉय ने की। एम.एन. रॉय ने 1934 में सजेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिससे कि हमारे संविधान को बनाना शुरू किया जाए। और उनकी बात को मानते हुए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और जनवरी 26, 1950 तक हमारा संविधान भी बनके तैयार हो गया। अब जो एक्ट्स और नियम और कानून, ये सब चीज़ें जो ब्रिटिश रूल में लागू की गई थी, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली एक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने भारतीय इतिहास पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी है और आज भी भारतीय संविधान में हमें इनकी झलक दिखती है। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट है। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का है। क्यों? क्योंकि पहली तो इसमें 3 चीज़ें हुई। क्या 3 चीज़ें हुई? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में रखना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने, क्राउन रूल यहाँ से स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था। ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी तक जो रूल चल रहा था वो कंपनी का रूल था। कंपनी अपने हिसाब से हर क्षेत्र को रूल कर रही थी, जिस हिसाब से जिस क्षेत्र की ज़रूरत थी उस हिसाब से वो वहाँ के नियम कानून बना रही थी। मगर अब क्या हुआ? अब डायरेक्ट ब्रिटेन से नियम कानून बनने शुरू हो गए थे और वो पूरे देश में एक ही जैसे लागू किए जाते थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, इसके बारे में कभी इंडियंस को पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि वो कभी इतना उसमें डिफरेंस बना के नहीं चलते थे। मगर जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो कम हुआ और क्राउन रूल आने लगा, तो लोगों को ये डिफरेंस भी दिखने लगा कि अरे ये पॉलिटिकल फीचर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। तो ये इंडियंस को समझ में आने लगा। साथ ही यहाँ से फॉर्मेशन हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके अंदर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए। तो ये चीज़ें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंडिया को पता चली। तो यहाँ से हमने बेसिक अपना ये सीखा कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसकी पावर्स धीरे धीरे करके डिवाइड हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर क्षेत्र की अपनी एक गवर्नमेंट हो, हर क्षेत्र का अपना एक कायदा हो और सब अलग अलग तरीके से अपने आप अपनी जगह को गवर्न करें। और ये चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी करी कि जैसा क्षेत्र जैसे बात हो उस हिसाब से। लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन जब डायरेक्ट टैक्सेशन रख रहा था तो उसने एक नियम पूरे देश पर लागू किया, यानी कि जो भी नियम बनते थे वो सब जगह थे। तो यहाँ से हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का पता चला। ये एक प्रणाली होती है, इसके बारे में भारतीयों को पता चला। साथ ही अब इसके फीचर्स क्या थे, इस एक्ट से क्या क्या चीज़ें हुई थी जो ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंस था। तो इस एक्ट से कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल थे और 4 सदस्यों वाली परिषद के अधीन सरकार की स्थापना की गई। मतलब अभी तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था।
उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखी गई थी ताकि वो उसे असिस्ट कर सके और वहाँ से ही पूरी इंडिया का रूल चलता था। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता था फ्रॉम क्राउन और उनको पूरे देश में लागू करता था। साथ ही देश की जितनी भी रिपोर्ट्स होती थी कि ये चीज़, ये रूल्स लाए गए, इनका ये असर पड़ा या ये चीज़ें हमारे साथ हुई, वो सीधे क्राउन को यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्राउन तक पहुंचाता था। पहले कौन ये था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था। तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था, पहले ये गवर्नर जनरल था यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल था। तो क्या होता था कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, यहाँ पर गवर्नर पाए जाते थे। ये तीनों एक ही समान होते थे, इनकी पावर्स एक जैसी होती थी, इनके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसी होती थी। मगर जैसे ही गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो वो इन दोनों यानी बॉम्बे और मद्रास से सुपीरियर हो गए और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास इसके सबऑर्डिनेट हो गए। इनको भी उसके नियम का पालन करना पड़ता था, उनके बनाए हुए कानूनों का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बनाए हुए कानूनों का पालन करना पड़ता था। ये चीज़ हुई। साथ ही बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसके हिसाब से क्या था कि वहाँ पर एक चीफ जस्टिस था, साथ ही 3 और जजेस थे और इसके क्षेत्र क्या थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों से इसको लिया गया था। इसके क्षेत्र, आधिकारिक क्षेत्र ये थे। और गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को भारत के सचिव के पूर्व अनुमति के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था कि भारत के अनुसार, भारत की व्यवस्था और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नियम बनाती थी, कानून बनाती थी और उनको लागू करती थी। साथ ही उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती थी वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाती। इसके साथ क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के लोग थे, कंपनी में काम करते सर्वेंट्स थे, इनको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया था कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आप किसी से घूस यानी कि ब्राइब्स नहीं ले सकते हैं। पूरी तरीके से ये अधिकार उनसे छीन लिया गया था क्योंकि ये पहले कर रहे थे, यही सब चीज़ें कर रहे थे। इसके साथ क्या हुआ था? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर बहुत पावरफुल हो गया था। अभी तक ब्रिटिश क्राउन इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इंडिया में, उसको लगा कि सब ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ये हैंडल कर लेगी। मगर जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1858 में सेपॉय म्यूटनी, तब क्राउन को लगा कि नहीं, ये इनके बस की बात नहीं है और उन्होंने क्या किया, अपना डायरेक्ट एनेक्सेशन किया इंडिया पर और साथ ही ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को बहुत कम कर दिया था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया जो क्या करता था, सारी रिपोर्ट्स रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की सीधे क्राउन तक पहुंचाता था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट।